तो कल हमने आपको वो बता दिया था कि किस तरह से जो है फैक्टोरियल नोटेशंस देखे जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हमने कल ख़त्म कर दी थी। अब हम आज जो है वो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम है। इसके अंदर उनकी ज़रूरत पड़नी है फैक्टोरियल्स की और एनसीआर वगैरह की वैल्यू की। तो अब आप उसके लिए फेमिलियर हैं, तो अब आपको आज की टॉपिक समझ में आ जाएंगे आराम से। तो बाइनोमियल थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि द्विपद नाम है ना, द्विपद प्रमेय। तो प्रमेय का तो मतलब होता है कोई रूल या कोई ऐसा स्टेटमेंट, है ना, कोई चीज बता दी जाए वो प्रमेय हो गई। लेकिन इस द्विपद का क्या मतलब है, तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, द्विपद या फिर बाइनोमियल किसे कहते हैं। द्विपद प्रमेय तो बात की बात है, पहले आप ये समझिए कि द्विपद क्या होता है, इसके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। तो नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कितने होंगे, दो पद होंगे, मतलब टू टर्म्स होंगी, तो हम उसे द्विपद कहेंगे। अब दो टर्म कैसे बनती हैं, आप ध्यान रखिए, हमेशा कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पद क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हमने 3x² लिखा तो ये एक ही पद है। ठीक है ना, पद तब माने जाते हैं जब आप प्लस या माइनस से कनेक्ट करें उसे। जैसे मान लिया मैंने लिखा x + y, तो ये प्लस से कनेक्टेड है, तो ये दो पद हैं। x - y लिख दीजिए, दो पद हैं। आप चाहे तो 3x² y + 3y(x³ ऐसे करके लिख दीजिए, तब भी प्लस लगा है और एक इधर है एक इधर है, तो भी ये दो ही पद माने जाएंगे। समझ रहे बात को आप? अगर आपने प्लस करके जेड कर दिया तो फिर तीन पद मान लिए जाएंगे। तो इसमें लिख लीजिए, ऐसे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो पद होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें दो पद होते हैं, कॉमा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाते हैं, द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। द्विपद व्यंजक, ये डेफिनेशन थी, द्विपद व्यंजक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिए, x + y, x - y, इस तरह से 3x² y + 3y(x³)। अब देखिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे ये बताने की, लेकिन आपको तब भी मालूम होना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना, रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल सीधा रास्ता ही देखते हैं, दाएं बाएं भी नज़र मार लेते हैं कि कल को हम खो गए या कल को हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई दुकान है तो किस चीज़ की दुकान कहाँ पे है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी देखना चाहिए। तो देखिए, हमारा मतलब दो पद से है, लेकिन आप देखिए एक ही पद अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एक पदीय व्यंजक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। जैसे बाइनोमियल, बाई मतलब दो हो गया, और मोनोमियल मतलब एक पद। त्रिपद, त्रिपद व्यंजक, त्रिपद व्यंजक को क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है अब हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब देख लीजिए। और अगर आपके पास दो से ज्यादा हो जाए, मतलब तीन भी हो जाए, चार भी हो जाए, पांच भी, जितने भी हो जाए, तो फिर उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है बहुपद। इस वर्ड का ज्यादातर यूज होगा बहुत आगे, पॉलिनोमियल अलग से भी आ जाएगा आपके पास, तो इसलिए बाइनोमियल है, लेकिन आप देखिए साथ में पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे टर्म्स। त्रिपद, ट्राइनोमियल मतलब तीन उसमें हो, मोनोमियल मतलब एक ही पद हो। तो और भी डेफिनेशंस हैं इससे लगी हुई, तो उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, हमें बाइनोमियल पता लग गया, अब हम बाइनोमियल प्रमेय पे आ जाते हैं। लिख लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब 10th वाले बच्चे तो सोचें कि नया आपको, मतलब एक तरह से नए एक उससे परिचित हो रहे हैं, आप नए कंसेप्ट से परिचित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि अगर मान लिया, सपोज करिए, इतना तो सबको पता होगा कि अगर मुझे x + y का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो शायद ये इतना होता है, x² + y² + 2xy। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सबने पढ़ा है, चाहे 10th पास हो चाहे 12th पास हो, सब जानते हैं कि x + y का होल स्क्वायर जो है वो x² + y² + 2xy इस तरह से होता है। ठीक है, तो x + y का होल स्क्वायर, ये जो है x² + y² + 2xy है। ठीक है ना, अगर मान लिया सपोज करिए क्यूब करने को कह दिया जाए तो भी हमें थोड़ा बहुत पता रहता है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस तरह से इसको, या कुछ लोग ओपन करके याद कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3yx स्क्वायर, इस तरह से होता है ना। लेकिन क्या होगा अगर मुझसे कह दिया जाए x प्लस वाई टू द पावर 7 चाहिए मुझे। अब देखिए इसका कोई फॉर्मूला किसी को नहीं पता है। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इसी का होल क्यूब मल्टीप्लाई किया 6 पावर बनी, और एक बार इसी से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसी से मल्टीप्लाई करके फिर x प्लस वाई से और करो, तब जाके कहीं x प्लस वाई टू द पावर 7 निकलेगा। तो कहने का मतलब है अगर मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब दिया है, बाइनोमियल कोई दिया है और उसको मुझे पावर्स निकालनी है, उसकी हायर पावर्स या जो भी पावर्स हैं जितनी भी निकालने को कहा जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो फॉर्मूले याद है, लेकिन बाकी हायर पावर्स में फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है, ये प्रमेय इन्हीं बाइनोमियल जो एक्सप्रेशंस हैं, इनकी जो पावर्स हैं उनको एक्सपेंड करने के काम में आती है, यानी कि जो है वो एक सीरीज फॉर्म में उसको खोल के रख देती है। अब कैसे रखती है वो चीज फिर थ्योरम में पढ़ने पे पता लगेगा। मैं ये बता रहा हूं कि ये किस काम आती है, इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि किस काम में आती है ये। तो उस केस में आपको जो है ये इन दो टर्म होने चाहिए, और फिर उसकी आप कोई भी पावर अगर एक्सपेंड करना चाहें तो उसको आप इस थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि बाइनोमियल थ्योरम जो है किस काम में आती है। और अब जो है वो देखिए आप कि जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूं। जनरली जो है इसे हम x प्लस ए टू द पावर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। x प्लस ए टू द पावर एन मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, दो पद हो गए, द्विपद हो गया, और फिर उसकी अब पावर आपने खोलनी है। लेकिन ये थ्योरम जो है वो सीधा साधा डिपेंड करती है इस पे, ये पावर कौन सी है। इसको खोलने से पहले, पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो घात कैसी है, घातांक क्या है, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो देखिए पहला केस ये है कि अगर हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन करके आपका इनफाइनाइट तक कुछ भी चला जाए। मतलब एक तो धनात्मक होना चाहिए और फिर उसके बाद अंक होना चाहिए। आपका हाफ, 3/2 इस तरह से अलाउड नहीं है, माइनस की क्वांटिटीज अलाउड नहीं है, ठीक है ना, केवल इंटीजर है। तो उस केस में इसको जो है हम अलग तरह से खोलते हैं, ठीक है ना। इसका अलग एक्सप्रेशन चलता है, अलग एक्सरसाइज भी चलेगी आपकी। और अगर मान लिया सपोज करिए n जो है हमारा एनी इंडेक्स है, मतलब कोई भी घातांक हो, कोई भी घातांक मतलब आपका चाहे वो पूरा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, माइनस में हो ले, जीरो हो ले, जीरो क्या, जीरो की पार किसी की पार जीरो करोगे तो वो तो वन होता ही होता है। खैर कोई भी नंबर हो ले, हाफ हो ले, वो मतलब 3/2 हो जाए, माइनस हाफ, -3/2 हो जाए, कैसा भी हो जाए, तो उस केस में आपकी थ्योरम जो है वो अलग चलती है। होता मूल में वही है, लेकिन बस ये है कि फर्क कुछ आ जाता है। मैं बताऊंगा फिर आगे चल के कि क्या क्या फर्क होता है और क्यों फर्क होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब धीरे धीरे हम अंदर घुस जाएंगे इसमें। तो आप देखिए हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, और जो उसके बाद अगली एक्सरसाइज आएगी वो आपकी एन इंडेक्स के लिए, वो अलग चीज चलेगी। तो आप पहले फोकस इस पे करेंगे, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये चार्ट बना लें ताकि आपको याद रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और मैं बता दूं फिजिक्स में जहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है, आपने एरर वाले चैप्टर में देखा होगा कि जब निकालते हैं हम क्या, प्रोपगेशन ऑफ एरर करते हैं, मतलब तो और उसमें एक दो संख्याओं का अगर डिवीजन है x इक्वल टू a/b, ठीक है ना, इसके अंदर एक बार जा करके वो बाइनोमियल थ्योरम जब लगाते हैं तो उसमें ये दूसरा वाला केस यूज किया जाता है। तो जब ये मैं पढ़ाऊं तो आप याद दिला देना मुझे, तो मैं वो उस आर्टिकल में जो यूज हुआ है उसको भी सॉल्व करके थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम वहां पे कैसे लगाई गई है। धनात्मक घातांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब ये देखिए पॉजिटिव और पूर्ण अंक होना चाहिए के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय। मतलब हम क्लियर कट बताएंगे कि वो बाइनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह के इंटीजर के लिए, किस तरह की घात, पावर कैसी है। तो पॉजिटिव पावर पहले है, पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है ये घात, इसमें लिखें आप
यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो मतलब देन, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं 10th वाले बच्चे जो हैं वो देखें कि ये रूलिंग है, मतलब ये एक थ्योरम है, मतलब ऐसा होता है, इसमें ये नहीं कि ये क्यों है कैसे क्या, ये तो जिसने डिस्कवर किया होगा मैथमेटिशियन, ये तो उसके दिमाग की उपज है, आपको समझना है। देखिए x प्लस ए अगर पावर n चाहिए मुझे, यही तो समस्या थी कि x प्लस वाई का होल क्यूब नहीं कर पा रहे हैं, या होल 4 होल 5 होल 6 नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको x प्लस ए, पहला पद x है दूसरा पद a है, टू द पावर n चाहिए, तो वो कैसे को ओपन होगा, तो उसके लिए देखिए क्या है, NC0। ध्यान दीजिए हम NCR पढ़ चुके हैं, नहीं मालूम है तो आप देखिए NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r होता है। जिसकी जहां पे जो जरूरत है वो निकाल सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले टर्म की पावर n और दूसरा टर्म का कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद NC1 दूसरे टर्म में चलेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा, x की पावर n में से कम हो जाएगी और a की पावर जो है वो आने लगेगी, अब एक पावर। कहने का मतलब यह है कि पहला टर्म में पहले NC0 NC1 की बात करें तो ये चलते चले जाएंगे, ये फिर उसके बाद x टू द पावर n से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे एक एक कम होने लगेगी। a 0 पावर है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, a टू द पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, 1 मतलब हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे a डेवलप होने लगता है। अगर x की पावर 1 कम होती है तो a की पावर 1 जनरेट होती है। इसके बाद अगर मैं दूसरा टर्म और आगे लिखूं तो NC2 पे पहुंचेंगे हम, x आपका एक और कम यानी कि n-2 पे पहुंच चुका है, और a की वैल्यू जो है, जो सिंगल पावर थी वो अब a स्क्वायर बन चुकी है। समझ रहे बात को, किस तरह से पैटर्न हो रहा है, NC2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर प्लस सो ऑन करते 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 ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। एक टर्म आएगा आपके पास NCR, ये जनरल टर्म कहलाएगा, व्यापक पद जिसे कहते हैं NCR। देखिए 2 है तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसका मतलब NCR करेंगे तो x टू द पावर n-r a टू द पावर r प्लस सो ऑन। ध्यान दीजिए इस पे, बिल्कुल पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वही हम चलाते चले जा रहे हैं। 2 यहाँ पे है तो 2 वहां पे है तो 2 वहां पे है, r यहाँ पे है तो r r यहाँ पे भी है, और ऐसे करते करते NC0 से करते करते NCR, और जब लास्ट खत्म होगा जाकर के तो वो होगा NCN, n पे पहुंच जाएंगे, x बिल्कुल खत्म हो चुका होगा और a मैक्सिमम पे, जैसे x मैक्सिमम पे था ना और धीरे धीरे कम होता गया, a बढ़ता गया, तो a अब जो है वो पावर n पे पहुंच चुका है। ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। इसको आपको रटना है, समझना है, चाहे जैसे आप करें, चाहे जैसे दिमाग में बैठाएं, मैंने तरीके बता दिए हैं, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए एज इट इज फॉर्म में। इसका व्यापक पद भी मालूम होना चाहिए, अंतिम पद भी मालूम होना, पहला भी, सब कुछ, मतलब बिल्कुल हर चीज इसकी जो है आपको तैयार होनी चाहिए। अब जरा आप देखिए, जो ये पैटर्न है ना, आर यहाँ पे है, माइनस में आर है, ए टू द पावर आर है, ये चीज यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं आप देखिए NC0 x टू द पावर n-0, वही चीज लगाइए, 0 यहाँ है तो -0 और a टू द पावर 0, ये पूरा फॉलो अप वहीं पे हो रहा है। इसके बाद 1 आया तो देखिए वहां भी 0 की जगह 1 हो गया, यहां भी 0 की जगह 1 हो गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लास्ट में देखिए NCN, अगर यहाँ पे n है तो x टू द पावर देखिए क्या आना चाहिए, x टू द पावर n-n आना चाहिए, और a टू द पावर n आना चाहिए, वो x टू द पावर n-n यानी कि x टू द पावर 0 हो गया, यानी कि वो 1 बन गया, इसलिए उसको नहीं लिखा है वहां पे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इस तरह, इसीलिए ये चीजें नहीं लिखी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पहला और अंतिम पद कुछ अलग टाइप के हैं, पहला और अंतिम पद भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से बने हैं। इसी में r की वैल्यू अगर 0 रख दें तो पहला पद आता है, r की वैल्यू 2 रख दें, 1 रख दें तो पहला दूसरा पद निकल आता है, और r की वैल्यू 2 रख दें तो तीसरा पद निकल आता है। इसको अगर शॉर्ट में लिखें हम, देखिए इन शॉर्ट, तो केवल इसी पे आप चला दीजिए, x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r, और r की वैल्यू कहां से चला दीजिए, r आपका शुरू होता है 0 से और चलता कहां तक है, n तक। इस तरह से भी हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। समेशन का मतलब यही तो होता है कि आप ये वैल्यू एक एक करके रखते जाइए और ऐड करते जाइए।
आप जीरो रखेंगे तो देखिए एनसी जीरो, एक्स टू द पावर एन माइनस जीरो, ए टू द पावर जीरो, अभी मैंने करके बताया था आपको, पहला पद आ गया। आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो वो, और सो ऑन करते करते ये आ जाएगा, फिर लास्ट में जाके आपका एनसीएन ए टू द पावर एन आ जाएगा। तो जो जनरल टर्म है वो आपने यहाँ पे रखा, और उसके बाद जो है वो समेशन लगा दिया इसके ऊपर, आर वेरी करा दिया 0 to n, तो इस तरह से भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अभी इसे नहीं मिटाता हूँ क्योंकि मुझे कई सारी बातें आपसे करनी है इसके बारे में, इसलिए इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। ये जो NC0 NC1 है इनको कहलाते हैं द्विपद गुणांक कहते हैं, नीचे लिख दीजिए नोट फर्स्ट, NC0, NC1, सो ऑन NCN द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इंग्लिश वाले लिखें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये इसका गुणांक है, कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, ये मतलब है कहने का, द्विपद गुणांक कहलाते हैं। तथा ये जो एनसीआर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये मैंने कल की क्लास में बताया था डिटेल में, एनसीआर वगैरह क्या होते हैं और फैक्टोरियल्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जो लोग आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं और कल की नहीं अटेंड कर पाए हैं तो वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो इसलिए कल वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो रेफर कर लें, तो उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और ये एनसीआर जैसी चीजें क्या होती हैं। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सबूत मिल जाए आपको कि हाँ भाई देखो ये सही है। मैं आपको ये करके बताता हूं, x प्लस ए का स्क्वायर, ये करके बताते हैं सपोज। तो देखिए x प्लस ए का स्क्वायर करेंगे आप, क्योंकि हमको मालूम है ये फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, लेकिन आप देखिए क्या इससे भी आता है ये, तो कैसे करेंगे हम, n पावर यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2c0 और पहला टर्म x है तो x टू द पावर 2 प्लस 2c1 x टू द पावर 2 माइनस 1 और a आ जाएगा एक, उसके बाद 2c2 x टू द पावर n माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2 a टू द पावर 2, बस 2c2 जैसे NCN आया वहीं तक चलेगा, खत्म हो गया। 2c0 2c1 2c2 तीन टर्म आएंगे इसके अंदर। अब देखिए 2c0 को खोल दीजिए, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0, कल वाले क्लास में मैंने बताया था 2c0, अभी भी फॉर्मूला बताया था NCR कैसे खोला जाएगा। तो जिसका फैक्टोरियल आ जाता है नीचे वाले का यहाँ पे आ जाता है, और इसका माइनस का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 यानी कि फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 माइनस 1, एक्स टू द पावर 2 1 और a टू द पावर 1, ठीक, प्लस 2c2 का मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 माइनस 2, एक्स टू द पावर 0 a टू द पावर 2। अब देखिए फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 ये कट जाएंगे, फैक्टोरियल 0 1 होता है तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस फैक्टोरियल ये 2 माइनस 1 1 यानी कि 1 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 यानी कि खोल दीजिए 2 इंटू 1 और एक्स ए, प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये फैक्टोरियल 0 1 होता है तो इसका मतलब एक्स टू द पावर 0 भी 1 यानी कि a स्क्वायर बचा केवल, यानी कि अब देखिए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, आ गया वही चीज। अभी तो आपको लग रहा होगा कि हमें तो डायरेक्ट पता था, ये पता नहीं क्या लंबे मेथड से कर दिया, लेकिन आप सोचिए जब इसकी पावर 20 होगी, पावर 15 होगी या कुछ ऐसी लंबी पावर्स होंगी तो ये सीरीज काफी काम आती है हम लोगों के। और सबसे अच्छी बात है इसको आप कंप्यूटर एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इसके ऊपर आराम से। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको अभी डिस्कस करना चाहता हूं लेकिन उसे लिखवाऊंगा बाद में, वो चीज आप समझने की कोशिश करिए जरा, नहीं तो फिर चीजें उलझती चली जाती हैं और फिर उसके बीच में बताओ तो फिर वो बात थोड़ा सा अजीब सी लगती है। जैसे ये एनसीआर लिखा है, ये जनरल टर्म है, ठीक है ना। आप देखिए जब मैं आर की वैल्यू 0 रखता हूं तो आर की वैल्यू 0 रखने पर हमें कौन सी टर्म मिलती है, पहला पद मिलता है, ये टर्म नंबर 1 है, क्योंकि पहला पद तो पहला ही होता है, 0 पद थोड़ा ना होता है कोई, ठीक है। अगर मैंने r इज इक्वल टू 1 रखा, ये देखिए r1 रखा, तो मुझे दूसरा टर्म मिला, ये t2 मिला जाके मुझे, ये t1 मुझे मिला यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू रखोगे आप उससे एक ज्यादा वाला टर्म मिलता है। ये समझ आ रही बात। इसका मतलब ये हुआ जाके अगर मैंने r की वैल्यू r रख दी, ये वाली वैल्यू इसकी बात करें,
तो देखिए ये कोई ये ना सोचे कि ये आरवां पद है, गलत, ये आरवां पद नहीं है, क्योंकि अगर आपने आरवां पद होता तो फिर उस केस में जैसे वन हो रखते तो वन वन ही आता, T1 आता। ये आपका एक्चुअली R प्लस वनवां पद है, क्योंकि वो एक आगे का निकलता है पद। समझ रहे बात को आप? ये टर्म आरथ टर्म नहीं है, आरवां पद नहीं है, ये R प्लस वनवां पद है, क्योंकि R की जो वैल्यू पड़ती है उससे एक अगले नंबर का पद निकलता है। R इक्वल टू 0 डालेंगे तो वनवां पद निकलता है, R इक्वल टू 1 डालोगे तो टूवां पद निकलता है। ये नाम इसका T2 है, जबकि R की वैल्यू पड़ी है 1। ये T3 है, जबकि R की वैल्यू पड़ी है कम, एक कम। तो पदों का जो क्रमांक होता है वो और R की जो वैल्यू होती है उनमें एक का डिफरेंस रहता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हम बाद में इसके ऊपर चर्चा दोबारा से करेंगे, अभी इसकी कोई ज्यादा वो नहीं है। थ्योरम थोड़ा सा डिटेल में लिखी हुई है ना, तो इसलिए मेरा मन कर गया कि मैं इसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे ज्यादा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आराम से ढंग से, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में, अभी आपके थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा, और डिटेल में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो बात की बात है, वो फिर बाद में आ जाएगा। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सपेंशन के, ताकि एक्सरसाइज में से भी आप कुछ क्वेश्चंस इसके ट्राई कर पाओगे। फिर क्वेश्चन है x माइनस 1/2x, x माइनस 1/2x टू द पावर 6 का प्रसार करें। तो देखिए हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ ली है, और x प्लस a टू द पावर 6 इसका प्रसार जैसे करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू x है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे -1/2x है, और पावर यहाँ पे 6 दी है, तो हमें एक्सपेंड करना है, तो हम इसी हिसाब से करने लगते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1/2x टू द पावर 6 इज इक्वल टू, आप देखिए nc0 यानी कि 6c0 x टू द पावर 6, इसकी तो पावर 6 हो गई, और इसमें ये वाला दूसरा टर्म अभी नहीं आएगा, प्लस 6c1, इसमें x टू द पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, और इसकी एक पावर आ जाएगी, यानी कि -1/2x जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप देखिए माइनस को इंक्लूड करा लीजिए इसी के साथ, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो है तो x है, लेकिन a की वैल्यू जो है वो -1/2x है। आप x प्लस a करेंगे तो x -1/2x इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद अगला टर्म लिखिए, 6c2 x टू द पावर 4 हो जाएगा, तो -1/2x की पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6c3 x टू द पावर 3 रह जाएगा, तो -1/2x की पावर 3। ये जरूर होल जरूर लगा लीजिएगा, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो माइनस कर जाएं आप उसमें। उसके बाद 6c4 x टू द पावर 4, तो -1/2x टू द पावर, सॉरी x की पावर 2, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए इनकी पावर्स का सम वही 6 रहेगा। जैसे x3 है, x ये पावर क्यूब है तो पावर 6 रही, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो पावर 6 रही, प्लस 6c5 और x टू द पावर 1 रह गया, तो -1/2x टू द पावर 5 हो गया, प्लस 6c6 ये खत्म हो गया, तो -1/2x टू द पावर 6 पूरा ये हो गया। इस तरह से ये बाइनोमियल थ्योरम से जो है वो हम एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कैसे, 6g0, वैसे तो आपको अगर डायरेक्ट याद है 6g0 पहला वाले का हमेशा 1 ही आता है वैसे तो, लेकिन आप सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 6 माइनस 0 यानी कि 6 ही रहेगा, तो ये कैंसिल होकर के और फिर x टू द पावर 6, 6c1 को करेंगे आप, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 यानी कि 5, और x टू द पावर 5 माइनस ये बीच में आ जाएगा, तो माइनस बीच में लगा लीजिए, इंटू 1/2x। तो आप क्या करोगे ना, आगे के टर्म देखिए आप करिएगा, है ना, इतना यहाँ पे वो नहीं है टाइम। 6 कट जाएगा, तो ये x टू द पावर 6 माइनस फैक्टोरियल 6 को 5 काटने के लिए 6 बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा अंदर, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 ये सब हम कल कर चुके हैं डिटेल में, और 1/2 भी है, और x टू द पावर 4 बचेगा देखिए, इंटू 1/2 प्लस 1, 5 ये कैंसिल, 2 से ये 3 बचा, तो आपका x टू द पावर 6 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 1। शुरू के देखिए 2 टर्म मैंने सॉल्व करके बताए हैं, शायद ये बोर्ड के नीचे भी निकल गया है करते करते, तो और बाकी टर्म आप सॉल्व कर लोगे। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं ऊपर ही लिख देता हूं।
ये है x6 माइनस 3x4, x6 माइनस 3x4 प्लस 15/4x² माइनस 5/2 माइनस 5/2। ये अच्छा x और 1/x बराबर पावर आई होंगी। हाँ देखिए इसमें होगा x³ और x³ कट जाएंगे तभी वो नंबर रह गया बस केवल। प्लस 15/16x² 15/16x² माइनस 3/16x4 माइनस 3/16x⁴ एंड प्लस 1/64x⁴ प्लस 1/64x⁴ ये आंसर नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 का प्रसार करें। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये ट्राइनोमियल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, और हमने तो पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, दो टर्म को मिला करके एक मान लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसके अंदर 1 प्लस एक्स को एक टर्म मान लें थोड़ी देर के लिए और प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 करें। आप इसे मतलब एक टर्म मान लें और इसे दूसरा टर्म मान लें पहले, ठीक है ना, और बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। फिर जब इसकी पावर आएगी बड़ी पावर तो वहां पे अंदर बाइनोमियल थ्योरम और लगा देंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया 4c0 पहला टर्म और इसकी पावर पहले वाले की पावर पूरी मैक्सिमम 4, इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस दूसरे में क्या आएगा 4c1, इसकी एक पावर जो है कम हो जाएगी 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा और इसकी एक पावर आने लगेगी एक्स स्क्वायर की पावर 1 आने लगेगी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 4c2 1 प्लस एक्स का केवल स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद 4c3 1 प्लस एक्स सिंगल बचेगा और एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद 4c4 1 प्लस एक्स की पावर, ओ सॉरी ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, इसके होल क्यूब का तो फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला ही लगा देना सीधे। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, वो भी लगा देना। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाले में बाइनोमियल और लगा देना एक बार, ठीक है ना। इस वाले को जैसे 4c1 400 सॉल्व करोगे 1 आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। ये इसके टू द पावर 4 है ना, तो x प्लस ए टू द पावर 4, मतलब यहाँ पे करली ब्रैकेट या जो भी ब्रैकेट लगा के इसके जो है वो 5 टर्म और खुल जाएंगे। बाकी प्लस 4c1 सॉल्व करके और ये अपना होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। नहीं तो कायदे में तो यहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम लगानी चाहिए। होल स्क्वायर का याद है मुझे, तो होल स्क्वायर का डायरेक्ट लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम एक बार लगा दी, काम चल गया हमारा। अंदर अब आप चाहें इनके फॉर्मूले लगा दें या कुछ भी करें, इसका नहीं मालूम है तो इसका फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम दोबारा से लगा दें। बाकी के फॉर्मूले मालूम है उन्हें आप उससे सॉल्व कर लें। मैं इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, कर लेंगे आप लोग शायद, ठीक है ना। मैं इसका सोल्यूशन पूरा आंसर ही बता देता हूँ इसका कितना आ रहा है, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 1 प्लस 4x प्लस 10x², मतलब बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्लस 16x³ प्लस 19x टू द पावर 4 प्लस 16x टू द पावर 5 प्लस 10x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 8। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। और चलिए हमारे एक्सपेंशन कैसे होता है द्विपद प्रमेय का, ये तो हमारा क्लियर हो गया। एक्सपेंड करने का क्वेश्चन हमें समझ में आ गए हैं, पूरी थ्योरम दिमाग में घुस चुकी होगी। 10th वाले प्रैक्टिस कर लेंगे ढंग से, तो 2-3 बार थ्योरम लिखेंगे आप पूरी की पूरी, तो आपको लगाना उसको आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हेडिंग डालिए x प्लस ए टू द पावर n के विस्तार में, विस्तार मतलब यही जो हमने अभी सीरीज देखी थी पूरी, उसमें जनरल टर्म कौन सा होता है, व्यापक पद कौन सा होता है, मतलब जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। तो देखिए अभी जो हमने थ्योरम लिखी थी, जो मैं बताना चाह रहा था, कह रहा था मैं बता दूं कि नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी, तो उसमें देखिए वही सीरीज जो थी उसमें जो हमारा आर आर एन सी आर करके और x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर, वो वाला जो टर्म था उसी को हम जनरल टर्म कहते हैं।
ठीक है ना। लेकिन मैंने बताया था उसका नंबर कौन सा होगा, उसका नंबर r+1वां पद होगा। वही बात अब यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए जरा, x प्लस ए टू द पावर n, x प्लस ए टू द पावर x प्लस ए होल टू द पावर n के विस्तार में r+1वें पद को, ठीक है ना, r+1वें पद को इसका व्यापक पद कहते हैं। अर्थात tr+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। ये आपका जनरल टर्म होगा। लेकिन ध्यान रखिए ये r पड़ा है इसमें, लेकिन ये है जो टर्म आपका वो r+1th टर्म है। मतलब अगर मैंने r इक्वल टू 0 डाला तो मुझे t0+1 यानी कि t1 मिलेगा। r इज इक्वल टू 1 डाला तो t2 मिलेगा। r की जो वैल्यू पड़ेगी उससे एक ज्यादा नंबर का पद निकलता है। तो इसी को जनरलाइज करते हैं, r की वैल्यू r डालेंगे आप तो फिर आपको rवां पद नहीं मिलेगा, एक ज्यादा वाला पद मिलेगा, यानी कि tr+1। इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 लगाना भूल जाएंगे, ये नहीं, तो इसलिए इसको इतना ही ध्यान से इसको अपने दिमाग में लाइए। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ना उनको चाहिए जो रिवीजन कर रहे हो, जो जैसे 12वीं करके आए हैं बच्चे, वो अपना जल्दी, उनको पता है सब बारीकियां क्या है, पढ़ने में अच्छे रहे हैं, बारीकियां पता है। लेकिन जो पहली बार इसको देख रहा है उसको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। या फिर आप ऐसी जगह से पढ़ के आ गए जहाँ पे कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई सही से, जल्दी जल्दी में इस तरह से निपटा दिया, तो उस केस में फिर आपको उन चीजों पे जो जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उन पे उतना टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। आपको बस एक बार मौका मिल रहा है पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। और आप अगर उस दिन पेपर में नहीं लिख पाए उन 2-2.5 घंटों में, तो समझ लीजिए पूरे 3 महीने 4 महीने की मेहनत बर्बाद जाएगी। आप चाहे जितना फास्ट पढ़ते हैं, आप चाहे जितना स्लो पढ़ते हैं, आप चाहे रात भर पढ़ते हैं, चाहे दिन भर पढ़ते हैं, ठीक है ना, या कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, अगर आप उन 2.5 घंटों में कुछ कर ले गए, सब कुछ कर ले गए, तो आप पढ़ने में अच्छे माने जाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो पढ़ने में बेकार माने जाएंगे। सिस्टम ऐसा ही है। तो इसलिए हर चीज को टाइम देके उसको दिमाग में रखिए, ताकि वो आपके ब्रेन में मतलब ज्यादा टाइम के लिए रह सके, बारीकियां जो हैं उसकी समझ में आ सके आपको। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जो वैल्यू आर की पुट होती है उससे एक अगला टर्म निकलता है। और साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया सपोज करिए x प्लस ए टू द पावर n है, आप एक नोट लिख लीजिए, चाहे इस बात पे नीचे लिख दीजिए नोट। यदि x प्लस ए टू द पावर n है तो इसके विस्तार में कुल पद कितने होंगे, तो इसके विस्तार में कुल पद एक ज्यादा होता है, n+1 होंगे। जैसे आपने देखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कहने का मतलब है दो पावर अगर 2 है तो उसमें 1 2 3 पद होते हैं। क्यूब करते थे तो देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई अगर उसको कर दें तो 4 पद हो जाते थे। तो इसलिए इसके विस्तार में जो है वो n+1 टर्म्स होते हैं। अब इसके ऊपर जैसे एग्जांपल देखिए आप, माना x प्लस ए टू द पावर 10 है के विस्तार में 5वां पद निकालना है। जैसे मान लिया हमने कहा कि x प्लस ए होल टू द पावर 10 के एक्सपेंशन में 5वां पद निकालिए, तो अगर आप सीरीज से काउंट करो, r इज इक्वल टू 0 डालोगे तो t1 मिलेगा, r इज इक्वल टू 1 डालोगे तो t2 मिलेगा, r इज इक्वल टू 2 डालोगे तो t3 मिलेगा, r इज इक्वल टू 3 डालोगे तो t4 मिलेगा, r इज इक्वल टू 4 डालोगे तब जाके कहीं 5वां पद t5 मिलेगा। तो t5 करने के लिए r की वैल्यू 4 डालनी चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। अब देखिए आपको अगर यहाँ पे 5 चाहिए तो r की वैल्यू कितनी डालनी चाहिए, 4। ये ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। t5 के लिए हम ये पहले फॉर्मूला लिख देंगे, ये लिख दीजिए पहले, और फिर इसके नीचे लिखेंगे t5 के लिए r इज इक्वल टू 4 रखने पर, तो t4 प्लस 1 इज इक्वल टू nc4 x टू द पावर n, यानी कि n की वैल्यू 10 है ना, तो 10c4 x टू द पावर 10 माइनस 4 a टू द पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 10c4 जितना भी होता हो,
10c4 ही लिखा रहने दो, हमें तो बस समझना है ना, इसलिए एग्जांपल लिख रहे हैं। x टू द पावर 6 a टू द पावर 4, ये आपका पांचवा पद जो है वो आएगा। तो r की वैल्यू 4 रखने पे पांचवा पद आएगा। इसकी बजाय आप इसमें से निकालना सीखिए इस चीज को कि पांचवा चाहिए तो आप r कितना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि पांचवा चाहिए तो सीधे r की वैल्यू 5 डाल दी, अगर r 5 डाल देंगे तो 5 + 1 6, छठवां पद निकलने लगेगा। चलिए, तो अब टाइम भी हो रहा है ना। तो हमने जनरल टर्म देख लिया है आज, x + a टू द पावर n में जनरल टर्म क्या है। कल हम इससे रिलेटेड और बातें देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आपसे फिर मिलते हैं दोबारा से, ठीक है।